कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष टवानी टवानी ट्यूटर्स नागपुर से आप सबका दिल से स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम लोग एक स्पेशल सिचुएशन पर भी डिस्कस करेंगे और ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स ओवरब्रिज है। कई बार आपने देखा होगा कि नदी नीचे से फ्लो होती है और उसके ऊपर में एक ब्रिज बनाया जाता है जो एक आर्च के फॉर्म में होता है। दिस इज द लैंड एरिया ऑफ वन साइड, दिस इज द लैंड एरिया ऑफ अदर साइड, और एक ब्रिज बनाया जाता है जिसका शेप कॉन्वेक्स होता है, मतलब कि बल्ज अपवर्ड्स। ठीक है, यानी कि जमीन का एक हिस्सा इधर है, जमीन का एक हिस्सा इधर है, और नीचे से नदी जा रही है या कुछ और जा रहा है, कि कोई रोड ट्रैफिक जा रहा होगा, कुछ भी हो सकता है, बट उसके ऊपर से एक ब्रिज बना है जिसका शेप कॉन्वेक्स अपवर्ड्स हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ब्रिज के ऊपर से कोई व्हीकल क्रॉस करता है तो उसमें क्या होता है, क्या वेलोसिटी से वो जा सकता है सेफली, ये चीज को अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन को आप समझ गए होंगे कि व्हाट वी आर अबाउट टू डिस्कस राइट नाउ। ठीक है, एक कॉन्वेक्स ओवरब्रिज है। ओवरब्रिज मतलब नीचे कुछ भी होगा, रिवर हो या कोई रोड हो, लेकिन हमारे को यहाँ हमारी गाड़ी थी, यहाँ से हम ऐसे चढ़ गए, यहाँ से टॉप मोस्ट पॉइंट से क्रॉस होकर नीचे उतरेंगे और गाड़ी हमारी फिर आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो कॉन्वेक्स ओवरब्रिज के ऊपर में क्या क्या वर्कआउट होगा ये ध्यान देना पड़ेगा। एक इंटरेस्टिंग बात ख्याल में तो आ गई होगी कि ओवरब्रिज का शेप जो है, दिस इज द ओवरब्रिज, दिस इज द पार्ट ऑफ सम सर्कल, यस और नो। इसलिए हमने इसको एक सेंटर भी दिखाया बच्चों, सी एज द सेंटर। और ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे एक सेंटर दिखा रहे हैं तो आपके टॉप मोस्ट पॉइंट से जो आर्चिंग वाला पार्ट है, दिस मच पार्ट वुड बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमें इसको यहाँ तक सेंटर तक ही लाना पड़ता है और फिर ही हम लोग हॉरिजॉन्टल रोड रखेंगे। ठीक है, दैट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, हमारी आर्च जरूरी नहीं है कि हमको पूरी 180 डिग्री की ही रखनी पड़ती है। ठीक है, आर्च नेसेसरीली 180 डिग्री की नहीं रहेगी तो भी चलेगा। वी कैन हैव आर्च दिस मच आल्सो। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? और हमारे हॉरिजॉन्टल रोड इधर रहेंगे जहां से गाड़ी आर्च होके निकल गई, यानी एंटायर सर्कुलर पाथ जो होगा, ठीक है, इट कैन बी पार्ट ऑफ द आर्क ऑफ द एंटायर सर्कल। ये समझ में आ रहा है? जो हमारे पास सर्कुलर पाथ है वो पूरा सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल भी नहीं है, उसका कुछ पार्ट हो सकता है, एक छोटी आर्क हो सकती है, तब भी तो कॉन्वेक्सिटी आएगी। उस कॉन्वेक्सिटी के ऊपर से जब व्हीकल जाएगा तो उसके ऊपर क्या नियम काम करेंगे ये हमें समझना है। तो दिस नाउ बिकम्स अ पार्ट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ऐसा बोलने में कोई हरकत है क्या? तो ये हमारी व्हीकल है बच्चों, और ये इस व्हीकल का सेंटर ऑफ मास है। एंड यू नो एवरीथिंग नाउ कि कोई भी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से एक फोर्स नीचे काम करता है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हिच इज इक्वल टू वेट ऑफ द व्हीकल। जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट ये रहा, तो सरफेस ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर एक और फोर्स काम करता है सरफेस ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शन। और चूंकि दिस इज ए पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन का कॉस क्या है आप मुझे जल्दी से याद दिला देंगे? व्हाट इज कॉस ऑफ सर्कुलर मोशन? वेरी गुड, सेंट्रीपिटल फोर्स। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर काम कर रहा होगा। और अब आपको दिमाग में एक कॉन्सेप्ट लगाना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किधर? तो टुवर्ड्स द, वेरी गुड, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। एमजी की डायरेक्शन किधर? टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर। तो बच्चों, अगर मैं आपको ये बोलूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स को फेवर कौन कर रहा है और अपोज कौन कर रहा है, तो जो फेवर कर रहा होगा उसकी डायरेक्शन हम सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन से मैच करते हुए देखेंगे तो साइन दोनों की प्लस कर देंगे, और जो अपोज कर रहा होगा उसकी डायरेक्शन को उसको माइनस में ले लेंगे। तो कैन यू मेक अ फॉर्मूला नाउ? एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। सेंट्रीपिटल फोर्स को सपोर्ट कौन कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स इधर काम कर रहा है आपने बोला, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को सपोर्ट कौन कर रहा है? ठीक है, तो मैंने साइन मेंटेन कर लिया, प्लस मैंने सिर्फ समझने के लिए लिखा, आप उसको स्किप कर सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स को अपोज कौन कर रहा है? तो जो अपोज कर रहा है उसको माइनस करेंगे। आर यू गेटिंग दिस इक्वेशन नाउ? यानी कि mg की वैल्यू सपोज 10 यूनिट्स है और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू से 2 यूनिट्स है, तो 10 - 2 का सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि 8 यूनिट्स का सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर वर्क करेगा। 10 यूनिट्स बोलता है तो नीचे आ जाओ, 2 यूनिट बोलता है दूर चले जाओ, तो रिजल्टेंट इफेक्ट क्या रहेगा? 8 यूनिट्स से सेंटर तक अट्रैक्टेड रहेगा, यानी mg उसे नीचे खींच रहा है, नॉर्मल रिएक्शन उसे ऊपर उठा रहा है। आर यू गेटिंग दिस इक्वेशन? इस तरह की इक्वेशंस बनाने का कॉन्फिडेंस आना चाहिए। छोटे छोटे रहते हैं तो बनाते आना चाहिए। ठीक है, और कुछ बच्चे तो रट ही लेते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन जब
ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में क्रैक करने की बात आती है तो सारे फोर्सेस ड्रॉ करते आ जाए तो आप कभी भी गलत नहीं रहेंगे। इसका कॉन्फिडेंस खुद को दिलाते रहना। इसलिए मैं आपको बार बार डायरेक्टली फोर्सेस ना दिखाते हुए उसके वो आए कैसे है वो बताने की कोशिश करता हूँ, डायरेक्शन से याद दिलाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका उसको लेके कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। ठीक है, तो नाउ आई हैव द आइडिया कि इस कॉन्वेक्स ओवरब्रिज के ऊपर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी वर्क कर रहा होगा, व्हीकल का मास m उसको ऊपर क्रॉस कर रहा होगा, रेडियस r है, आप कैपिटल आर या स्मॉल आर कुछ एक डिसाइड कर लीजिएगा, उस रेडियस में यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। चलो ठीक है, तो फोर्सेस क्या कर रहे हैं ऑन द व्हीकल, किस जगह पे देख रहा हूं बच्चों में, एट द टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ब्रिज। ठीक है, तो आपको बहुत क्लियर है कि वेट mg ऑफ द व्हीकल इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सीजी मतलब छत्तीसगढ़ नहीं है बेटा, सीजी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो व्हीकल में छत्तीसगढ़ कहां से आ गया? ओके, फिर नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बराबर। अब रिजल्टेंट इफेक्ट क्या हुआ हमारे दोनों फोर्सेस का? इट विल बी प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो अपर मोस्ट पॉइंट जहां पे व्हीकल खड़ी है वहां की अगर मैं बात करूं तो mg में से नॉर्मल रिएक्शन माइनस करूंगा तो मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, वेयर आई कंसीडर m एज द मास ऑफ द व्हीकल, इंक्लूडिंग उसमें ड्राइवर वगैरह का मास आ गया कि नहीं आ गया बेटा? किसी व्हीकल का मास लेंगे वो अंडरस्टूड है कि व्हीकल के अंदर ड्राइवर का मास एडेड है, फ्यूल का मास एडेड है, फ्यूल भी तो रहता है व्हीकल में। ठीक है, वो सब आ गया, उसका मास सब आ गया, ऐड हो गया। v square is the velocity with which it is going and r is the radius of the arch, जो सर्कुलर आर्च है, कॉन्वेक्स आर्च है, ब्रिज है, उसका रेडियस। ठीक है, ये एक्सप्रेशन समझा बच्चे सभी को, क्यों ऐसा बना ये एक्सप्रेशन? ये कौन है mv स्क्वायर बाय, कोई बताएगा मुझे व्हाट इज mv स्क्वायर बाय? वेरी गुड, इट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के फेवर में mg था, दोनों की डायरेक्शन सेम थी इसलिए हमने सेम रखा, नॉर्मल डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में था इसलिए माइनस कर दिया। सिंपल है ना, सेम डायरेक्शन वालों को अपन सेम साइन के साथ रखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन वाले को माइनस साइन के साथ अपोज करा देंगे। ठीक है ना, सिंपल है। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, स्पेशली दिस विल हेल्प यू व्हेन यू गो फॉर एमसीक्यूज। जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते जाते हैं बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिजिक्स का पैरामीटर है। जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं नॉर्मल रिएक्शन कम 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 होने लगता है। ठीक है, अगर आप कॉन्वेक्स रोड को 1 मिनट के लिए छोड़ देते, हॉरिजॉन्टल रोड की भी बात करते हैं, तो जब स्पीड बहुत ज्यादा रहती है तो आपने कभी साइकिल से भी चलाई होगी बहुत स्पीड से टर्निंग पे, ऐसा लगता है कि आपका चक्का जो है साइकिल का वो रोड का कांटेक्ट छोड़ रहा है। हैव यू ट्राइड समथिंग लाइक दैट? ठीक है, ऐसे में आपको सडनली ब्रेक लगाना ही पड़ता है टू रिड्यूस योर स्पीड और एल्स योर व्हीकल विल स्किड। तो फोर व्हीलर्स के साथ भी, टू व्हीलर्स के साथ भी ऐसा ही होता है बच्चों, जो आपके साइकिल्स के साथ हुआ होगा। जब अगर हम बहुत स्पीड से जाने की कोशिश करते हैं तो कांटेक्ट का जो फोर्स होता है वो रिड्यूस होने लगता है, क्योंकि व्हीकल के जो व्हील्स है उसको ज्यादा फास्ट रोड के ऊपर से क्रॉस होना है, तो द टाइम ऑफ कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ द रोड गोज ऑन रिड्यूसिंग। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है वो रिड्यूस होने लगता है, एंड हेंस द नॉर्मल रिएक्शन आल्सो व्हिच इज प्रोड्यूस्ड वो भी कम होने लगता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये यूनिवर्सल नियम ध्यान रख लेंगे, हॉरिजॉन्टल रोड हो या वर्टिकल रोड हो इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कौन जैसे से आप स्पीड बढ़ाओगे नॉर्मल रिएक्शन कम होते जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि मैं मैक्सिमम स्पीड से जाना चाहता हूं, इफ आई वांट टू गो विद द मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड पे जब स्पीड बढ़ाते जा रहा हूं तो नॉर्मल रिएक्शन कम हो रहा है, v को बढ़ाता हूं तो नॉर्मल रिएक्शन कम होता है। तो v को अगर मैं मैक्सिमाइज कर दूंगा तो नॉर्मल रिएक्शन मिनिमम होना चाहिए, तो इसकी मिनिमम वैल्यू को 0 मान लो। तो अब शब्दों पे ध्यान देना, फॉर जस्ट मेंटेनिंग कांटेक्ट, ये वर्ड जस्ट पे ध्यान देना बच्चों, नहीं तो आप बोलेंगे इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं छोड़ देंगे। इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से भले इंपॉर्टेंट ना हो, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ सड़क से टच होके निकल जाना है, नॉर्मल रिएक्शन हमारे को जरूरत नहीं, सड़क से सिर्फ टच होके निकल जाए मतलब एक्सीडेंट नहीं करना है हमें, लेकिन फिर भी क्रॉस हो जाना है। तो वेलोसिटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, इन अदर वर्ड्स नॉर्मल रिएक्शन को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो हम बोलते हैं कि अगर आपको सिर्फ कांटेक्ट मेंटेन करना है, उसमें फ्रिक्शनल फोर्स को मैक्सिमाइज लेवल पे ले जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बस जस्ट निकल जाना है सड़क के ऊपर से, क्रॉस हो जाना है, तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं भी रहा तो चलेगा, इट शुड बी मिनिमम इक्वल टू 0। समझा? तो ऐसे सिचुएशन में जब मैं नॉर्मल रिएक्शन 0 करूंगा तो v विल बिकम v max। तो मैंने क्या किया, हमारा इक्वेशन याद दिला दो आपको बच्चों, हमारे पास था mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r। याद आया ये फार्मूला?
और फॉर द जस्ट मेंटेनिंग कांटेक्ट कंडीशन नॉर्मल रिएक्शन इज 0, तो मैंने mg के बदले mg लिखा, माइनस के साथ नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 0, एंड दैट इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, जिसमें v की वैल्यू हो जाएगी v max। समझा क्या बच्चों? अब mg माइनस 0 इज mg, तब आप अगले स्टेप में देखेंगे mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, तो व्हाट यू गेट इज अ वेरी सिंपल आइडिया कि आपका m कैंसिल हो जाएगा फ्रॉम बोथ साइड्स, then you get v square upon r equal to g, and मैंने v के बदले v max लिख दिया, ये आपको एक्सेप्टेड है? लिखा चलेगा क्या? क्योंकि इधर स्क्वायर मैक्स इक्वल टू आर जी, और फिर मुझे अगर v चाहिए तो आई हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द रूट ऑफ आर जी। बच्चे समझ में आए? श्योर? ठीक है। अब अगर आपको थोड़ा सा वर्टिकल सर्कुलर मोशन याद है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी जब हमारी कोई पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट पर से क्रॉस होती थी, तो वहां की हमने वेलोसिटी जो अपर मोस्ट पॉइंट की टॉप मोस्ट पॉइंट की ली थी, दैट वाज स्क्वायर रूट ऑफ आरजी। याद है क्या बात? और अगर मैं इसमें ऐसा बोलूं कि भाई मेरे पास जो सड़क है, ठीक है, वो कुछ ऐसी है, ठीक है, गाड़ी में इधर से लेकर आया, ऐसे चढ़कर ऐसे निकल के गया, ठीक है, तो क्या मैं वो सेम प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूं जो आपने कंप्लीट वर्टिकल सर्कल में पढ़ा था? तो अगर मैं कॉन्वेक्स ओवरब्रिज की बात करूं, तो एम आई डूइंग द सेम थिंग व्हिच वी डिड इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन? तो इससे फॉर्मूला भी सेम आया ना बच्चों? फॉर्मूला भी सेम आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ द कॉन्वेक्स ब्रिज पे किस वेलोसिटी से सेफली निकलते आ जाएगा मैक्सिमम स्पीड के साथ, ये फॉर्मूला मिल गया है। ठीक है, तो एनी डाउट्स क्लियर? नहीं? ठीक है, तो एक बड़ा लेंथी सा न्यूमेरिकल अवेलेबल है आपके वर्किंग के लिए, एंड नाउ वी नीड टू इन्वेस्ट आवर टाइम एंड एनर्जी एंड ब्रेन्स इनटू अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन एंड अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अपने आप को तैयार कर लीजिए, कमर कस लीजिए एक बड़े लंबे से क्वेश्चन को वर्कआउट करने के लिए, और आप चाहे तो हर एक स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप पैरेलल चाहे तो लिख भी सकते हैं। मैं चाहूंगा कि पहले आप स्क्रीनशॉट्स ले लो, बाद में लिखते रहना। ठीक है, यानी पूरा एनर्जी आप समझने के लिए फोकस कर सकेंगे। चलिए, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर में एक अच्छा सा क्वेश्चन, काफी लेंथी लग सकता है आपको, लेकिन इसमें पूछी भी बहुत सारी चीजें जा रही है, और क्वेश्चन भी आपको इंटरेस्ट पैदा कर सकता है अगर आपने जो कुछ सीखा है उसको आपने याद रखा है तो। वॉट एवर वी हैव लर्न टिल नाउ, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए उतने सारे कंसेप्ट को एक ही क्वेश्चन में अमालगमेट किया हुआ है। जितने भी कंसेप्ट आपने सीखे इस पूरे चैप्टर में रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटीज, व्हाटएवर यू हैव लर्न टिल नाउ फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही न्यूमेरिकल में यूज करने का समय आ गया है। मतलब इस तरह का न्यूमेरिकल आपको आ गया तो आप सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करना सीख गए हैं, ऐसा मैं मान लूंगा। एक्चुअल एग्जाम्स में इतना लेंथी न्यूमेरिकल कभी नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिए। एक्चुअल एग्जाम्स में इतना लेंथी न्यूमेरिकल इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो एक्चुअल एग्जाम में सम सिंगल पार्ट और मे बी टू पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन में बी आस्क्ड, इतना लेंथी नहीं पूछा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। बट हमारा यहाँ पे पर्पस आपको ये है कि जितने भी सारे कंसेप्ट सीखे सबको एक ही क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। दैट इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन। सो शैल आई स्टार्ट बच्चों? फाइन, सो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है टाइनी स्टोन of mass 20 ग्राम, देखो बेटा ग्राम है, सीजीएस सिस्टम, इस टाइप के प्रैक्टिकली massless inextensible flexible string। अब मेरे ख्याल से आपको massless inextensible वगैरह का मतलब सब मालूम है। फ्लेक्सिबल मतलब जिसमें लचक है, मतलब मुड़ सकता है लेकिन एक्सटेंड नहीं हो सकता। यानी अगर मैंने रस्सी में पत्थर बांधा और पत्थर को ऐसे ले जाया और पत्थर को रिलीज किया तो रस्सी लपक जाएगी ना, तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। लेकिन अगर मैं लोएस्ट पॉइंट की बात करूं तो उसमें लोड लटका है तो वो एक्सटेंड नहीं होगा, उसको बोलते हैं इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ठीक है, याद करो कि इस तरह की कौन सी स्ट्रिंग हो सकती है प्रैक्टिकल सिचुएशन में? मासलेस तो नहीं होती, लेकिन लाइट मास की इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल टाइप की कुछ स्ट्रिंग कोई आपको पता है?
हाँ धागा, ठीक है, मेटल का वायर नहीं लेंगे, धागा लेंगे, ये मैंने आपको समझाया था प्रीवियस एपिसोड में, ठीक है। और ये कैसे घूम रहे हैं बच्चों, वर्टिकल सर्कल में। और टाइनी स्टोन बोलकर बताने की कोशिश उसने क्या किया, उसने बोला है इट इज ए पॉइंट मास, बराबर। तो पॉइंट मास है 20 ग्राम का है, ठीक है, मासलेस इनएक्सेसिबल फ्लेक्सिबल स्प्रिंग। अब इतना सारा डाटा देकर हमारे काम का तो सिर्फ इतना ही हुआ कि m इक्वल टू 20 ग्राम, और इसको सीजीएस से एमकेएस में लाओगे तो 20 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम। ये पूरे सेंटेंस से इतना ही मसाला मिला हमें। अरे हाँ, ये नहीं है। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। स्पीड ऑफ द स्टोन इज 8 मीटर पर सेकेंड when the centripetal force is exactly equal to the force due to tension। इसने बोला स्पीड इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, दिया तो है, लेकिन कंडीशन अप्लाइड है। कब होगा ऐसा, जब सेंट्रीपिटल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स ऑफ टेंशन। ये समझा क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये 8 मीटर पर सेकंड है, लेकिन हर पोजीशन पे नहीं रहेगा 8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। तो क्या हर पोजीशन पे वेलोसिटी 8 है, नहीं, ये सिर्फ उसी पोजीशन पे होगा जहां mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू टेंशन होता है। और आप लोग को कल हमने एक असाइनमेंट दिया था, बहुत सारे बच्चों ने किया, आई एम हाईली इंप्रेस्ड, ठीक है। पर अभी किसी को याद है कि ये सिचुएशन हमें कब मिलती है, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच, वर्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं तब की बात कर रहे हैं। तो फिर वो घूमना शुरू नहीं हुआ फिर आपका, अब ये घूम रहा है। ठीक है, सोचते हैं तुम लोग थोड़ा सा थेरोटिकली काफी अच्छे से रियलाइज किए, बट प्रैक्टिकल सिचुएशन रियलाइज नहीं हुआ। तो जो गड़बड़ आपसे हो रही है, आप थेरोटिकली सही सोच रहे हो, बट इसको अभी जब वर्किंग में बताऊंगा तो सोचने में गड़बड़ कहाँ हो रही है वो भी आपके ख्याल में आएगा। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल करना चाहिए, ताकि जो थ्योरी को समझते और कुछ कंसेप्चुअल मिस्टेक्स हो जाए उसे हम लोग न्यूमेरिकली करेक्ट कर सकते हैं। So what you said is not wrong, but when the particle was at rest at mean position, लेकिन हमारा पार्टिकल यहाँ पे भी घूम रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो we'll come to this at a later instance। सिर्फ फिलहाल के लिए जो कंडीशन दी है वो क्या है, वो आपको ध्यान रखना है कि वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है जब सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंशन के फोर्सेस इक्वल हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास 2 ही डाटा है अभी तक कि 3 डाटा है, एक दो, और ये भी तो एक कंडीशन है, तो ये भी एक डाटा है जिसको हम कहीं ना कहीं यूज जरूर करेंगे। तो अभी तक हमारे पास 3 डाटा अवेलेबल हो गया बच्चों। इसके बाद क्या बोलता है, कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द एंटायर सर्कल। मतलब पूरे सर्कुलर पाथ में आपको ढूंढना क्या है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम की वैल्यू कितनी है, ये पहला हो गया 2 फाइंड का डाटा, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है। ये 2 वैल्यूज आपको ढूंढनी है। अभी के लिए इतने पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ये भी समझ में आया क्या बोल रहे हैं आपको। तो क्वेश्चन बड़ा इजी है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी की वैल्यू यानी कि स्पीड की वैल्यू 8 मीटर पर सेकंड दी हुई है, ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू दी है, मास की वैल्यू दी है 20 ग्राम यानी 20 अपॉन 1000 किलोग्राम। तो फिर तो सॉल्व हो जाएगा ना। हाँ, जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है तो वेलोसिटी भी मिनिमम वाली पता होना चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो वेलोसिटी मैक्सिमम वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। लेकिन क्या ये मिनिमम या मैक्सिमम वेलोसिटी में से कोई एक है, नहीं है। इसका मतलब कि फिलहाल आपको जो वैल्यूज दिखाई जा रही है उससे हमारा ये पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। गुड, ठीक है, तो कुछ और जुगत लगानी पड़ेगी। अब आपके पास एक्स्ट्रा डाटा क्या दे रहे हैं, बोले थीटा को 0 ले लो, ठीक है, टू बी द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द स्टोन इज एट द लोअर मोस्ट पोजीशन। मतलब कि मैंने अगर यहां से मोशन शुरू किया तो आप थीटा के लिए बेस पोजीशन यही मानो, फिर जब आप यहां तक पहुंचोगे तो थीटा को आप 90 मान लेना, इस पोजीशन पे थीटा को 0 मानो, यहां पहुंच जाएंगे तो थीटा को आप पाई रेडियंस मान लेना, 90 डिग्री को अपन पाई बाय 2 बोल देंगे, और पाई को बोल देंगे 180 डिग्री। हाँ, तो ऐसा आपको बोल रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका लोअर मोस्ट पॉइंट है, और इसलिए आपको बोल रहा है कि थीटा 0 ले लिया जाए।
अच्छा, क्वेश्चन में सतर्क रहना बच्चों, कभी कभी टीचर कुछ और भी कर सकते हैं आपके साथ ट्विस्टिंग। वो बोल सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर थीटा को 0 ले लो, इसको स्टार्टिंग पॉइंट बोल रहे हो। अगर कभी कभी ऐसा हो सकता है, मेरी आवाज आ रही है? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इस पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट बोल दे। ठीक है, तो बच्चों अगर इस पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे तो यहाँ पे थीटा 0 है, यहाँ पे π/2 रेडियस है 90 डिग्री, यहाँ पे पाई रेडियस होगा, इस पोजीशन पे पाई रेडियस होगा, यहाँ पे π/2। समझ भी रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चन में अगर उसने बोला स्टार्टिंग पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट को ले लो, तो फिर यहां से यहां तक आओगे, यहां से ए से बी तक आओगे तो कितना थीटा होगा? π/2। बी से सी तक आओगे तो एक्स्ट्रा π/2, यानी कि ए से सी में पाई बोलूंगा। ए से डी तक 3π/2 और ए से बैक टू ए 2π रेडियंस। समझ में आ रहा ना? तो इस बार इसने बोला कि लेट थीटा बी 0 with the angular position of the string when the string stone is at the lowermost position। ठीक है, ये बात ख्याल में रहेगी क्या बोला गया? ठीक है। नाउ क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग। व्हाट डू यू मीन बाय द एंगुलर पोजीशन रे बेटा? एंगल यानी आपको थीटा निकालना है। ठीक है, when the force due to tension is numerically equal to weight of the stone। आपको थीटा की वो वैल्यू निकालनी है जहां पर फोर्स ड्यू टू टेंशन इज इक्वल टू वेट ऑफ द स्टोन। फोर्स ड्यू टू टेंशन यूनिट T इज इक्वल टू न्यूमेरिकली इक्वल टू वेट, वेट यानी mg। ये समझ में आया? तो टोटल 3 चीजें ढूंढनी है बच्चों आपको, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और थीटा। ठीक है, लेकिन थीटा की कंडीशन क्या है? टेंशन इक्वल टू mg मेंटेन होना चाहिए, उस समय का थीटा निकालना है। डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन इन थीटा। ठीक है, व्हेन द फोर्स ड्यू टू टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, फोर्स ड्यू टू टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वेट ऑफ द स्टोन। और डाटा में एक्स्ट्रा डाटा दे दिया, g की वैल्यू 10 ले लो फॉर कन्वीनियंस, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 1.8 मीटर ले लो। अब देखो यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर है, इसलिए हमने क्या किया, ये एसआई सिस्टम हो गया, तो हमने मास को 20 ग्राम से चेंज करवाया था एज 20/1000 किलोग्राम, जिसको आप सिंप्लीफाई करके 0.02 किलोग्राम भी बोल सकते हैं। Am I clear? अब आ जाते बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन में क्या बोला गया समझ में आया, उससे गिवन डाटा हमने कैसे एक्सट्रैक्ट किया, टू फाइंड वाला डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट किया, वो क्लियर हो गया। तो सॉल्यूशन पे आ रहे बच्चों, मास इज 20 ग्राम यानी कि 0.02 kg, वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकंड, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को मैं रेडियस भी मान सकता हूं, ये तो आपको समझता है बच्चों। यहां तक अगर मेरे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है तो इतने पार्ट को मैं रेडियस बोल सकता, तो ये पार्ट भी रेडियस हो गया, इतना पार्ट भी रेडियस ही हुआ। अगर आप इधर देखें तो दिस मच पार्ट इज आल्सो रेडियस। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को मैंने रेडियस से सब्स्टिट्यूट किया, ये सबको एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जनरलाइज्ड वैल्यू दी गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यहाँ पे रेज़ टू पावर -2 आएगा। ठीक है, आप एक तो ऐसा लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या तो मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, रेज़ टू पावर -2 दिखेगा। ओके, अब हम थोड़ा सा डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं, एक डायग्राम को समझ लेते हैं। आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन की कांसेप्ट पता होगी। व्हेन यू आर एट द लोअर मोस्ट पॉइंट, इस बार लोअर मोस्ट पॉइंट को ए बोल दिया, मिड पॉइंट को बी बोल दिया, टॉप मोस्ट पॉइंट को सी बोल दिया। ए इज द लोअर मोस्ट पॉइंट, बी इज द मिड पॉइंट, सी इज द टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखी है रिलेटेड टू वर्टिकल मोशन, तो हमारे को ये पता है वेलोसिटी लोअर मोस्ट पॉइंट के हमने एक फार्मूला बनाया था, स्क्वायर रूट ऑफ बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी, स्क्वायर रूट ऑफ 3rg, अंडर रूट नहीं बोलते बेटा। ठीक है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी दैट वाज स्क्वायर रूट ऑफ rg। तो बच्चों रूट ऑफ 5rg, रूट ऑफ 3rg एंड रूट ऑफ rg, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू रूट ऑफ 5rg होती है। रूट मतलब स्क्वायर रूट, रूट इज द शॉर्टकट फॉर स्क्वायर रूट, रूट इज नॉट द शॉर्टकट फॉर अंडर रूट। तो v मैक्स बोल सकता हूं मैं इसको, क्योंकि ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, इससे बड़ी वैल्यू आ नहीं रही।
और टॉप वाली भी मिनिमम हो सकता है, क्योंकि इससे छोटी वैल्यू हो नहीं सकती। तो बच्चों अगर मेरे को बोला गया कि मेरे को मिनिमम और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ढूंढनी है, इफ यू रिमेंबर द क्वेश्चन, तो मुझे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी किस पोजीशन पे मिलेगी, ए बी सी, या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पोजीशन पे मिलेगी, ए बी या सी? मिनिमम सी पे मिलेगी और मैक्सिमम, वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी मिनिमम स्क्वायर, इस काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, और हाफ इंटू सेम मास इंटू वेलोसिटी मैक्सिमम स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। वेलोसिटी मैक्सिमम ए पॉइंट पे है, मतलब यहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी लोएस्ट पॉइंट पे, और लो हाईएस्ट पॉइंट पे लोएस्ट यानी कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। सबको इतना दिमाग में आ गया? तो जो वेलोसिटी मुझे दी गई है ना तो लोएस्ट है ना हाईएस्ट है, मतलब वो ए या सी पॉइंट के बीच में कहीं तो भी होगा, तो लेट अस कॉल दैट पॉइंट एज पी। अब पी को आपको मालूम है कि जनरल पॉइंट तो वो यहां पर हो सकता था, यहां पर हो सकता था, यहां पर हो सकता था, कहीं पर भी हो सकता है अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो मैंने एक जनरल पॉइंट जो अपन ने थ्योरी में पढ़ा उस हिसाब से ड्रॉ कर लिया और इसको बता दिया पी। ठीक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। इफ बच्चों दिस इज द ग्राउंड लेवल, दिस इज द ग्राउंड लेवल, ठीक है, तो लोएस्ट पॉइंट की हाइट, हाइट ऑफ पॉइंट ए कितना रहेगा, 0। हाइट ऑफ पॉइंट बी कितना रहेगा, हाइट ऑफ पॉइंट बी, हाइट ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू रेडियस। हाइट ऑफ पॉइंट सी कितना रहेगा, और पॉइंट पी की हाइट को मैं फिलहाल एच बोलता हूं, या आप एचपी भी बोल सकते हैं, तो लेट अस कॉल इट एज एच। ठीक है, क्या वो एग्जैक्टली इक्वल टू आर या 2r है? तो हाइट ऑफ पॉइंट पी ये मैं एस्टिमेट करना चाहता हूं बिफोर आई प्रोसीड। ठीक है, क्योंकि मुझे लोएस्ट पॉइंट, मिड पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट की तो हाइट्स पता है इन टर्म्स ऑफ रेडियस, बट पॉइंट पी की हाइट मुझे नहीं पता है इन टर्म्स ऑफ रेडियस, इसलिए मैं पॉइंट पी की हाइट को एस्टिमेट करना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ रेडियस बिफोर प्रोसीडिंग। ये बात समझ में आ रही? अब इसके लिए थोड़ी कुछ ज्योमेट्री आपको पता होनी चाहिए। उन्होंने बोला आपको मीन पोजीशन से शुरू करना है, मतलब पॉइंट ए को आपको स्टार्टिंग पॉइंट लेना है, लोएस्ट पोजीशन को, और यहां से अगर बच्चा पॉइंट पी पे पहुंचते हैं तो दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जो आपको ढूंढने के लिए कहा गया है। दिस इज द थर्ड थिंग व्हिच यू नीड टू एस्टिमेट। ठीक है, पॉइंट पी यहां होगा, ये कंपल्सरी नहीं हो, यहां यहां इधर इधर किधर भी हो सकता है, तो थीटा छोटा बड़ा कुछ भी रह सकता है, जरूरी नहीं कि एक्यूट एंगल ही रहेगा। ठीक है, वो 90 डिग्री हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, रेडियंस में भी आप उसको लिख सकते हैं। तो डायग्रामेटिकली अगर मैंने अगर पॉइंट पे यहां दिखाया है तो दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। अब मेरे लिए थोड़ा सा मदद आप कर देंगे। ठीक है, मदद आप कैसी करेंगे, आपको ये ध्यान दिला दूं कि दिस इज द ग्राउंड लेवल, दिस इज द लेवल ऑफ द पॉइंट पी, तो दिस इज द वैल्यू इक्वल टू द हाइट ऑफ पॉइंट पी, हाइट ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। हाँ, यहाँ रेक्टेंगल बना ना, तो अगर ये हाइट है ग्राउंड से तो इतनी भी हाइट है। वेरी गुड, अब आपको अगर ये समझ गया कि दिस इज द हाइट एंड दिस मच पॉइंट सी से लेके ए तक की अगर मैं आपको वैल्यू पूछता हूं तो हाउ मच इज दैट, तो यू कैन वेरी सेफली से इट इज रेडियस। तो बच्चों अगर टोटल लेंथ आर है, उसमें से इतनी लेंथ एच है, टोटल लेंथ आर है यहां से यहां तक, और ये वाली लेंथ एच है, तो मेरा पॉइंट ये है कि सी से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, हाउ मच इज दिस डिस्टेंस। वेरी गुड, टोटल वैल्यू आर है, उसमें से एच हटा दोगे तो आपको सी से ये पॉइंट की हाइट मिल जाएगी आर माइनस एच। सबको कबूल? एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू रेडियस सीपी लेंथ। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल सोच ले, तो इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री हो गया, दिस इज थीटा का कौन सा साइड, थीटा के लिए ये वाला साइड कौन सा साइड है, और ये वाला साइड कौन सा होगा। तो इस डायग्राम को अगर मैं सेपरेटली बनाऊं तो दिस इज थीटा, दिस पॉइंट, इसको अभी अपन ने कुछ नाम नहीं दिया, क्या बोल दो अभी का x बोल देता हूं, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज x, दिस पॉइंट एज से सेंटर एंड दिस पॉइंट एज से पॉइंट p एंड दिस इज थीटा। तो c से x लेंथ आपने बोला r - h,
और सी से पी लेंथ आपने बोला आर, बराबर। तो r माइनस एच इज एडजेसेंट साइड, r इज हाइपोटेन्यूज, तो मैं बाय डिफॉल्ट ट्रिग्नोमेट्री cos थीटा की वैल्यू लिख सकता हूं। cos थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? हाँ, वो स्कूल वालों का बोलना भूलते ही नहीं है, एडजेसेंट साइड का हाइपोटेन्यूज पहले बोलना जरूरी लगता है आपको, डायरेक्टली नहीं बता सकते थे क्या? r माइनस एच अपॉन r, तो डायरेक्टली बोलने की आदत डालो ना। हम लोग आपके मैथ्स टीचर नहीं है 9वीं 10वीं के जो आपसे फॉर्मूला पूछेंगे। हाँ, आपके छोटे भाई बहनों को मैं अगर पढ़ा रहा होता इस समय मैथमेटिक्स, तो मैंने उनको बोला होता पहले फॉर्मूला लिख बेटा, बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर। अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें डायरेक्टली उसकी वैल्यू बता देना चाहिए विदाउट अंडरगोइंग द स्टेप ऑफ राइटिंग फॉर्मूला। इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अब इस एक्सप्रेशन में आपको h नजर आता है क्या? cos थीटा इक्वल टू r माइनस h अपॉन r। अरे हाँ या ना? तो अगर आपको नजर आता है तो अब आप h की वैल्यू निकाल सकते बाय सिंप्लीफिकेशन। मैं बोलता हूं r cos थीटा इज इक्वल टू r माइनस h। ये r डिवीजन का था, इधर मल्टीप्लिकेशन मिला है। फिर ये माइनस h को इधर लाता हूं क्योंकि मुझे h ढूंढना है, तो ये r cos थीटा को उधर भेज दूंगा, तो दिस बिकम्स r माइनस r cos थीटा। माइनस h लेफ्ट साइड में है तो प्लस हो गया, r cos थीटा राइट साइड में है तो माइनस r cos थीटा हो गया। तो देयरफॉर h इज इक्वल्स टू r, यहां पर भी r यहां पर भी, तो कॉमन निकाल ले, तो बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा? Very good. So h equal to r into 1 minus cos theta. This is the height in terms of radius r for point P. ये ट्रिग्नोमेट्री का खेल समझा के? बेटा मेरा जो ऑब्जर्वेशन है जेडब्ल्यू में 3-4 बार ऐसे क्वेश्चंस आए जिसमें आपको इस तरह से h निकालना पड़ जाता है। तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, आपने जो 10th में 9th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसी का इस्तेमाल करके हम h को निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ r। ये भी आपके ध्यान में आ गया होगा। इस बेसिक फंडामेंटल को ना ध्यान रखते हुए मैंने कई बार बच्चों को ऐसे एमसीक्यूज खाली छोड़ते देखा है जबकि कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था वो। ठीक है, तो मुझे पॉइंट पी की हाइट मिल गई है, दैट इज रेडियस इनटू 1 माइनस cos थीटा। ये हमें ध्यान रख लेना बिफोर आई प्रोसीड। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाले कॉन्सेप्ट को मैं आपसे तभी पूछ रहा था, when the string is horizontal then tension is equals to centripetal force। जब मोशन होता है, आप लोग को मैंने बोला था थीटा कितना चाहिए उस समय, तो आप लोगों ने बोला 90, पर मैंने बोला बच्चों मेरे को मूविंग कंडीशन में चाहिए, रेस्ट वाले कंडीशन में नहीं चाहिए। तो यहाँ पे थीटा आपका π/2 रेडियंस होता है, यानी कि 90 डिग्री, ना कि 0 डिग्री। कैसे समझाता हूं एक बार फिर से, आप लोगों ने असाइनमेंट किया है लेकिन ध्यान से नहीं किया। मैंने आपको मिड पॉइंट के लिए निकालने के लिए बोलता टेंशन एट द मिड पॉइंट। ठीक है, इस बार मिड पॉइंट को हमने एम बोलने के बदले बी बोला है। अभी हमने टेंशन एट द मिड पॉइंट के लिए टी एम बोलने के लिए टी बी बोल रहे, चल जाएगा सिंबल का डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे टेंशन कैसा था? एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। यस और नो? सेंटर तरफ टेंशन काम करता है, mg नीचे काम करता था, हाँ या ना? और आपने इस समय फॉर्मूला क्या बनाया था? पहले जनरल फॉर्मूला याद करो। टेंशन एट पॉइंट P, जनरल पॉइंट P वाज इक्वल्स टू, अब ये पॉइंट P यहां था, जनरल पॉइंट P को मैं बोला था कि वो लोएस्ट पॉइंट भी हो सकता है, इंटरमीडिएट पॉइंट भी हो सकता है, मिड पॉइंट भी हो सकता है, टॉप पॉइंट भी हो सकता है, एनी जनरल पॉइंट हो सकता है। तो पॉइंट P को मैं पॉइंट D बना लेता हूं, हाँ या ना? और आपको यहां से मिनिमम वैल्यू थीटा 0 लेके चलने के लिए कहा गया था, याद आता है क्या? थीटा 0 लेके मीन पोजीशन से, यहां से लोएस्ट पोजीशन से शुरू करने का बोला है क्वेश्चन में। तो जब मैं पॉइंट डी तक पहुंचता हूं तो बताओ थीटा कितना हो चुका है? π/2 रेडियंस, रेडियंस में बोलने की आदत डालो। तो टेंशन एट पॉइंट बी इज इक्वल टू mg cos ऑफ π/2 रेडियंस, आपकी भाषा में cos ऑफ 90 डिग्री, प्लस m vb स्क्वायर अपॉन r। एंड व्हाट इज cos ऑफ 90 डिग्री यानी कि cos ऑफ π/2 रेडियंस, सॉरी, 0 into mg would be
तो देन डू आई गेट दैट टेंशन एट पॉइंट बी इक्वल टू एमवीपी स्क्वायर बाय आर? तो ये पूरा फैक्टर तो आप जीरो कर रहे हैं ना, cos pi by 2 is 0, 0 into mg is 0, तो टेंशन एट पॉइंट बी इक्वल टू mvp स्क्वायर बाय r, ठीक है, when theta is pi by 2 radians यानी कि 90 degrees, when the object is in motion। ये समझा क्या क्या बोल रहा हूं? और अगर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, तो फिर टेंशन इक्वल टू mvp स्क्वायर बाय r, आपने जो बोला था दैट इज अ सेपरेट सिचुएशन। लेकिन हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन चल रहा है, मोशन रुका हुआ नहीं है, सर्कुलर ट्रैक्स पे वो चीज घूम रही है, तो टेंशन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स हॉरिजॉन्टल पोजीशंस पे होता है, ना टॉप पोजीशन पे ना बॉटम पोजीशन पे। सर्कुलर के बॉटम पे नहीं, सर्कुलर के टॉप पे नहीं, एग्जैक्टली एट मिड पोजीशन, इधर का ले लो या इधर का ले लो, एक ही बात है। डायमेट्रिकली अपोजिट कोई भी वाला आप पोजीशन ले लेंगे, ठीक है, तो आपको टेंशन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा एट द मिड लाइन पोजीशन। ये समझा क्या? अब क्वेश्चन पे वापस आ जाते, क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन आपको बोल रहा था स्पीड ऑफ द स्टोन इज 8 मीटर पर सेकेंड व्हेन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू टेंशन। तो वेलोसिटी आपको 8 मीटर पर सेकेंड कहां पर मिल रही है? तो वेलोसिटी आपको 8 मीटर पर सेकेंड यहां पर मिल रही है, क्योंकि यहां पर आपको टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू इक्वल मिलती है। तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, ये आपको 8 मीटर पर सेकेंड दी गई है। आर यू गेटिंग दिस? तो क्वेश्चन का मजेदार पॉइंट क्या है? खुला खुला तो बोला ही नहीं कि वेलोसिटी एट मिड पॉइंट वाज 8 मीटर पर सेकेंड, और जो काइनेटिक एनर्जी हमें चाहिए उसके वेलोसिटी बॉटम पोजीशन की चाहिए मैक्सिमम और टॉप पोजीशन की चाहिए विच इज मिनिमम। तो इंटरमीडिएट पोजीशन की वेलोसिटी देखकर आपको टॉप पॉइंट की वेलोसिटी और बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी पे अप्रोच करना पड़ेगा, ताकि आप काइनेटिक एनर्जी तक जा सको। कुछ समझ में आ रहा? वेलोसिटी आपको उसने मिड पोजीशन की दिया, लेकिन आपको यहाँ की वेलोसिटी की जरूरत है ताकि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सके, और यहाँ की वेलोसिटी की भी जरूरत है ताकि आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सके। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालते हुए मुझे रेफरेंस पॉइंट इसी को यूज करने पड़ेंगे, पॉइंट बी को, क्योंकि डाटा यहाँ से कनेक्टेड है, और यहाँ की काइनेटिक एनर्जी निकालते हुए मुझे इस पॉइंट को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डाटा यहाँ से कनेक्टेड है। जो अवेलेबल डाटा है वो मिड पॉइंट का है, पॉइंट बी का है। वांटेड डाटा मुझे पॉइंट ए और पॉइंट सी के लिए चाहिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? तो जब मैं मैथमेटिकल कंडीशंस बनाऊंगा, जब मैं इस पोजीशन का डिस्कशन करूंगा तो उसको कंपेयर करूंगा इस पोजीशन से, और जब मैं इस पोजीशन का भी डाटा बनाऊंगा तो उसे कंपेयर करना शुरू करूंगा इसी पोजीशन से, कि ये वाला डाटा मुझे नोन है, ये अननोन रहेगा फॉर फाइंडिंग काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और वैसे ही जब दूसरा एक और एक इक्वेशन बनाएंगे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम के लिए, तो वो यहां से बनाना शुरू करूंगा, क्योंकि अननोन पार्ट रहेगा, उसका कनेक्शन मैं पॉइंट बी से करूंगा, क्योंकि ये डाटा नोन रहेगा। कोई भी इक्वेशन बनाते करते क्या है, हाउ वी फ्रेम अ इक्वेशन। मैथ्स में जब भी इक्वेशन बनाते हो तो इक्वेशन में एक एलएचएस रहता है और एक आरएचएस रहता है। तो एलएचएस में हम जनरली किस क्वांटिटी को रखते हैं, विच इज नॉट नोन टू यू, और आरएचएस पे कौन सी क्वांटिटी रखते हैं, विच इज नोन टू यू। बराबर? जो एक्स रहता है यानी कि आपका मैथ्स में अननोन रहता है लेफ्ट में रहते हैं, और जो सारा नोन डाटा रहता है राइट में डाल देते हैं। ऐसे ही तो करते हो ना? जैसे भी अपने केस के थोड़ी देर पहले एच वाज अननोन तो हमने लेफ्ट में रख लिया, और आर और कॉस थीटा का थीटा नोन है तो उसको राइट में डाल दिया था। तो उस तरह से हमेशा हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, ध्यान रखते हैं कि अननोन चीज लेफ्ट में और नोन चीज राइट में। तो मैं यही बात बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मैं इस पॉइंट की टॉप पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी निकालने जाऊंगा तो ये मेरे लिए अननोन क्वांटिटी होगी, और ये नोन, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड में अरेंज करूंगा। और जब मुझे यहाँ की काइनेटिक एनर्जी निकालनी तो मैं इस डाटा को अननोन साइड में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में रखते इस डाटा को राइट साइड में यानी कि नोन साइड में रख दूंगा, ताकि मैं वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर सकूं। ठीक है, ये एक प्लान हो गया। एक दूसरा सुंदर सस्ता टिकाऊ प्लान और दे सकता हूं, जिसकी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग तो ठीक है, फॉर्मूला रख सकता है, लेकिन वो फिजिक्स नहीं समझता। तो बच्चों, यहां की वेलोसिटी आपको पता चल गई 8, तो इसका फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ 3rg, इसका फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ 1rg। तो यहाँ की वेलोसिटी को वहां की वेलोसिटी में कन्वर्ट करो, इसका रूट 3rg, इसका रूट 5rg, तो वहां की वैल्यू को इसके इसमें कन्वर्ट करो। कन्वर्जन करने के अप्रोचेस मैंने आपको 2 एपिसोड पहले समझाया है। तो आप यहाँ की मैक्सिमम वेलोसिटी और वहां की मिनिमम वेलोसिटी को सेपरेटली कैलकुलेट करो,
तो इसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो। तो कैलकुलेशन स्लाइटली लेंथी जरूर हो जाएगा, लेकिन आपके जिधर आप प्रेशर नहीं देना चाहते हो प्रेशर नहीं गिरेगा, इक्वेशंस बनाने की झंझट नहीं पड़ेगी। कुछ समझा भी क्या बोल रहा हूँ? दैट कैन बी ऑल्टरनेटिव अप्रोच। ठीक है, आई एम गोइंग विद द स्टैंडर्ड अप्रोच जहां पे आपको फिजिक्स के तरीके से सोचना है। ठीक है, और आपको अप्रोच लगाते आना चाहिए। मैंने आपको लाइन ऑफ थिंकिंग भी बताई कि कैसे सोचना है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब होगा, बॉब मतलब वो स्मॉल पार्टिकल जो घूम रहा है, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम एनर्जी पोजीशंस कौन सी है? तो आपको पता है मिनिमम वेलोसिटी उसको टॉप मोस्ट पोजीशन पे मिलेगी, तो वहां पर आपको मिनिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और मैक्सिमम आपको वेलोसिटी बॉटम पोजीशन पे मिल जाएगी, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी आपको लोअर मोस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम मिल जाएगी। अपर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम रहती है, इसलिए वहां पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी। ये बात समझा क्या? ठीक है, अब जो चीज मैंने आपको करने के लिए बोला था वो चीज पे आ जाते हैं। चेंज इन एनर्जी बिटवीन ए एंड बी। क्या आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है? ठीक है, डू यू नो दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी? इस थ्योरम को क्या बोलते हैं फिजिक्स में, 11th में सिखाया जाता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। इसको वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं, बहुत पॉपुलर थ्योरम है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ये वर्क एनर्जी थ्योरम बोलकर याद रख लेना आप लोगों ने। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोल रहा, ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे चेंज का सिंबल नहीं लगाया है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब चलो मैं आपको इस पोजीशन पे लाता हूं, यहां पर पॉइंट ए पे मेरे को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। मैं यहां की पॉइंट ए की काइनेटिक एनर्जी और पॉइंट बी की काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस लाऊंगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएंगे इन दो पोजीशन के बीच में। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के काइनेटिक एनर्जीज के बीच का डिफरेंस लूंगा, तो दैट शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, क्योंकि मैं तो यहां पे जानता हूं पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, mgh, h तो जीरो है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना आता है? पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फार्मूला क्या है? mgh। वेरी गुड, पॉइंट बी पे h इज इक्वल टू r, पॉइंट बी पे, तो मेरे लिए पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना होगा? mgr। ये समझा? यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी लोएस्ट पॉइंट की? हाफ एम वी ए स्क्वायर, या मैं इसको हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर भी बोल सकता हूँ, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी मैक्सिमम भी है। और इसको मैं जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करना है, चेंज मतलब क्या करना पड़ता है? सबट्रैक्शन। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलूंगा मैं? हाफ एम वी बी स्क्वायर। और वीबी को हमने वीबी स्पेसिफिकली नहीं बोला, सिर्फ वी बोला, याद करो डाटा में, क्योंकि उसने हमें कभी खुलकर बोला ही नहीं था कि वो मिड पॉइंट के। वो तो अब हमें समझ गया है कि टेंशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिड पॉइंट पे बैलेंस होते हैं, यानी पॉइंट बी पे बैलेंस होते हैं, तो हम उसको वीबी बोल लेते हैं, लेकिन उसने ऑफिशियली बोला नहीं, तो हम इस वीबी को सिर्फ वी स्क्वायर भी बोल सकेंगे ना, चलेगा? या फिर गिवन डाटा में यहाँ बीबी लिखता हूँ तो यहाँ पर भी बीबी लिख लेना, एक ही बात है। तो ये हो गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट द इंटरमीडिएट पॉइंट यानी मिड पॉइंट, एंड दिस इज डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज़ यहां पे हमने माइनस लिया है। एंड ये किसके बराबर होना चाहिए? पोटेंशियल की आपने कितनी निकाली है? mgr। तो देखो बच्चों, हमने वही किया है। ठीक है, आपको डायरेक्ट स्टेप कंफ्यूज नहीं करना चाहिए करके मैंने पूरा रीजन समझाया है। मेरे पास अप्रोच है कि डेल्टा के ई इक्वल टू पीई। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में मैंने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम लिया, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर एट द मिडिल पॉइंट लिया, यानी पॉइंट बी लिया। ये ए पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी है, ये बी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और वेलोसिटी एट पॉइंट बी आपको 8 दिया है, and that is equals to potential energy, तो potential energy is mgh and h is equals to r। पक्का?
इस एक्सप्रेशन को अभी के लिए 1 मिनट के लिए बाजू रख देते। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन स्मॉल a। ऐसे ही मैं एक और इक्वेशन बना रहा हूं, मिडिल पॉइंट b की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और टॉप मोस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी पॉइंट सी की काइनेटिक एनर्जी वो उससे कम रहेगी क्योंकि वो मिनिमम है, क्योंकि वहां की वेलोसिटी मिनिमम है। तो बी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी माइनस सी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू अगेन mgr। क्योंकि मुझे बी और सी में सोचना है, तो बी और सी में एच कितना है, अगर मैं बी से सी जाता हूं तो एम जी एच करने जाऊंगा तो बी और सी के बीच में एच इज अगेन इक्वल टू आर। इसलिए मैंने यहाँ पे 2r नहीं लिखा बच्चों, आर लिखा है, क्योंकि हम किस दो पॉइंट्स के बीच में बात कर रहे हैं, बी एंड सी के बीच में बात कर रहे हैं। दिस इज बी, दिस इज सी। समझ रहा है क्या? टाइम भले ही लगा होगा लेकिन कंसेप्ट आना चाहिए दिमाग में। तो अब मैं आपके साथ आगे बढ़ता हूं। हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए एक इक्वेशन बना लिया है और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए भी एक इक्वेशन बना लिया है। ठीक है, वी हैव टू इक्वेशंस नाउ। अप्रोच क्लियर है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। क्या थ्योरम का नाम था? वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी है, तो वर्क कहां है? इसे तो किसी ने पूछा ही नहीं मेरे को। एक तो आपको थ्योरम का नाम याद नहीं था। हाँ, अगर थ्योरम का नाम वर्क एनर्जी थ्योरम है, ठीक है, तो थ्योरम में मतलब कुछ ना कुछ तो प्रूफ आ जाता है, आ गया। ठीक है, फॉर्मूला आ जाता है, ये बन गया फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी। ठीक है, तो हमने तो एनर्जी एनर्जी बताया, तो एनर्जी एनर्जी थ्योरम बोलना चाहिए था ना, वर्क एनर्जी थ्योरम क्यों बोला? Physics says, as per the convention of physics, potential energy is always equal to work done. ये ध्यान रख लो बच्चों, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, ये अगर नहीं आएंगे तो आप लोगों को बहुत तकलीफ जाएगी आगे में। Potential energy is always equal to work done. When you forget the concepts, then you find the entire subject difficult. कंसेप्ट्स को पकड़ के रखो, सारा सब्जेक्ट इजी लगेगा। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन। इसके बेसिस पे आपके पूरे सिलेबस में कम से कम 6-7 डेरिवेशन आराम से आते हैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अलग अलग चैप्टर में। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन अगर अभी तक आपको याद नहीं होता है तो फिर मुश्किल काम है, अभी याद करना शुरू कर दो। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क का पर्पस किससे रिप्लेस हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी से। और यहाँ पे एनर्जी मतलब क्या है? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी यानी कि वर्क और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करता है, ऐसा ही थ्योरम है। समझ गया? ठीक है, तो मैं इक्वेशन बी को फर्दर सिंपलीफाई करता हूं बेटा। इक्वेशन बी अभी रेडी है अपने सामने में, दिस इज इक्वेशन बी, दैट इज ए। ठीक है, तो हाफ के लिए हाफ, मास आपको याद दिला तो 0.02 केजी था, व्हिच वाज 20 ग्राम, और वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट वाज 8, जो गिवन डाटा था, तो मुझे 8 का स्क्वायर करना है। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी मुझे ढूंढना है, माइनस के साथ उसे मेंटेन कर लिया। और mgr, तो m इज अगेन 0.02, g की वैल्यू हमें 10 लेना था, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वाज इक्वल टू रेडियस, दैट वाज 1.8। डाटा रिकलेक्ट करा दूं क्या? देखो, रेडियस ऑफ द सर्कल वाज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1.8, g वाज 10, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट ये वाले पोजीशन पे 8। तो बच्चों, अब सिंपलीफिकेशन का काम मैं आपको देता हूं, वो आप कर लेना खुद होके। इस पूरे एक्सप्रेशन में आपको हाफ, मास, 8 स्क्वायर, एम जी एच सब वैल्यू पता है, सिर्फ ये वाली वैल्यू नहीं मांगो। तो अब माइनस काइनेटिक एनर्जी को उधर ले जाना और इसका जो भी वैल्यू आएगा उसको इधर लाके माइनस कर देना। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो उसको सिंपलीफाई करने के बाद आपको मिनिमम काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी 0.285। बताओ क्या मिस्टेक है? वेरी बोला, हु सेड दिस? यूनिट नहीं है, ये किसने बताया? वेरी गुड पार्थ। ठीक है, जूल इज द यूनिट, ये तो आप सबको पता होगा ना एनर्जी का। तो मत करना भूल, लिख देना वहां पे झूल। ठीक है, नहीं तो मार्क्स नहीं देने की मास्टर करेगा भूल। वाह वाह मत करना, एग्जाम में यूनिट लिखना। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है 0.285 जूल्स। क्लियर? यहां तक कर लोगे ना इसको सिंप्लीफाई?
अच्छा, तो फिर आपको एक असाइनमेंट और भी दे सकता हूँ। मैक्सिमम कंटीन्यूटी का एक्सप्रेशन दिया है तो ये वाली वैल्यू उधर ले जाओ। मास की वैल्यू आपको पता है 0.02 होता है, 8 स्क्वायर आपको पता है, m आपको 0.02 पता है, g इज 1.8, सॉरी g इज 10 ये भी पता है, m g और r इज 1.8। तो जो वैल्यू आप पिछली बार माइनस कर रहे थे इस बार प्लस करना है, ये इधर ले जाना है। कर पाओगे क्या? तो इस तरह से जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास जो इक्वेशन ए था उसके आगे की स्टेप ये हुई कि कंटीन्यूटी मैक्सिमम माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच या एम जी आर, जो भी आप बोलो। तो ये वैल्यूज को हम उधर ले जाएंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल बी 1 जूल। समझा गया? ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी आपको 1 जूल मिल गया है तो मैं ये भी एक निकाल लेता हूं। पूछा है कि आपको मैक्सिमम वेलोसिटी ढूंढो करके? ये बोला तो नहीं है, फिर भी मुझे आगे जरूरत पड़ने वाली है इसलिए मैं निकाल रहा हूं। कैसे निकाला होगा कोई गेस कर सकता है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर है ना, इक्वल टू 1 जूल। तो therefore half mass is 0.02 into V max square equal to 1। फिर ये 2 का डिवीजन आना चाहिए, 2 1 जा 2, 0.01 जा। अब अगले स्टेप में 0.01 इधर आएगा, व्हाट आई गेट, V max square इक्वल टू 1 अपॉन 0.01। यहां इसको मैं 1.00 लिख दूं, इस वन को, और नीचे में आया 0.01। तो अगर दो डेसिमल यहां से और दो डेसिमल यहां से शिफ्ट करूंगा तो V max स्क्वायर की वैल्यू क्या बनी, 100 अपॉन 1 यानी कि 100। तो V max की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 100 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। समझा के बच्चों? एनी प्रॉब्लम्स इन दिस? एक स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये कैलकुलेशन मैंने इसमें दिखाया हुआ नहीं है। हो गया? तो अपने क्वेश्चंस में से अभी तक कितने, पहले बताओ कितने क्वेश्चंस थे इसमें पूछे हुए? तीन। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और हाँ थीटा ढूंढना था, बराबर। तो मिनिमम और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का पर्पस निकल गया हमारा। अब हम आ जाते हैं थीटा ढूंढने की एक्सरसाइज पे, तीसरे पार्ट पे। ठीक है, थक गए क्या? थके नहीं, चलो गुड। तो वो बोल रहा है टेंशन एट एनी इंस्टेंटेनियस पोजीशन इज गिवन बाय, क्या ये फॉर्मूला याद आता है? हमने टेंशन एट पॉइंट पी ऐसा तरीके से लिखा था और मैंने पूछा था क्या क्या बदलता है, तो आपने बोलता रेडियस नहीं बदलता, मास नहीं बदलता, जी नहीं बदलता, लेकिन वेलोसिटी बदलती है और थीटा बदलता है। याद है ये बात? ठीक। अब लोअर मोस्ट पोजीशन, ओके लेट मी चेक। ओके, कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? ठीक है। तो हमें पता है टेंशन एट एनी इंस्टेंटेनियस पोजीशन इज गिवन बाय दिस फार्मूला, जिसमें वेलोसिटी चेंज होगा, थीटा चेंज होगा तो टेंशन बदलेगा। अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया था याद करो, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमें लोअर मोस्ट पॉइंट दिया गया था। तो लोअर मोस्ट पॉइंट के लिए हमें बोला गया था थीटा इज 0। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है ऐसा तब होता है, ठीक है, कि टेंशन इक्वल टू एम जी। देखो अभी मैं यहाँ पे अगर थीटा 0 रख देता हूं तो व्हाट इज cos 0 इक्वल टू 1। तो टेंशन इक्वल टू एम जी इंटू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो आप अगर उसको सिंप्लीफाई करते बैठोगे तो आपको टेंशन की वैल्यू 6 mg आ जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं अभी ये बोल रहा हूं कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि स्टोन इज एट रेस्ट, मोशन शुरू नहीं किया, मोशन शुरू नहीं किया, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वेलोसिटी? 0। 0 इनटू द एंटायर एक्सप्रेशन 0। ठीक है, cos 0 इज 1, तो mg इंटू 1 इज, तो अगर कंडीशन ये है कि स्टोन इज एट रेस्ट, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, उस समय मैं बोल सकता हूं टेंशन और mg इक्वल रहेंगे
और थीटा 0 रहेगा, लेकिन शर्त होनी चाहिए स्टोन इज एट, और अगर वो मोशन में है तो फिर वेलोसिटी के वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 आरजी डालकर सिंपलीफाई करो तो टोटल 6 एमजी आता था। ठीक है, तो देखो अगेन एक एमसीक्यू वाली बात बन गई है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्टोन रेस्ट में एट द लोअर मोस्ट पॉइंट। ठीक है, तो वेट ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज 100 न्यूटन, वेट ऑफ ए बॉब इज 100 न्यूटन। ठीक है, व्हाट इज द टेंशन एट द लोअर मोस्ट पॉइंट? ठीक है, व्हेन द स्टोन इज एट रेस्ट एंड द स्टोन इज मूविंग। वेरी गुड, रेस्ट पे हमने सीख लिया टेंशन इज इक्वल टू mg, और मूविंग में हमने सीखा है टेंशन इज इक्वल टू 6 mg, और mg इज नथिंग बट वेट। तो टेंशन इक्वल टू mg मतलब क्या? तो 100 न्यूटन अगर रेस्ट पे है तो, और 6 इंटू mg यानी 6 इंटू 100 दैट इज 600 न्यूटन इफ इट इज इन मोशन। तो पोजीशन सेम है लेकिन कंडीशन बदल जाए, रेस्ट पे रहे तो 100 न्यूटन और मोशन में तो 600 न्यूटन, यानी कि सिंप्लीफाइड भाषा में रेस्ट पे mg और मोशन में 6 mg। ये डिफरेंस दिमाग में बैठा क्या? ध्यान रखना है, सब छोटी छोटी बातें एमसीक्यूज में ट्विस्ट करके खड़ी कर दी जाती है आपके सामने। ठीक है, फिर उस समय जिसका कंसेप्ट पक्का वो सिकंदर एमसीक्यूज का, और बाकी सारे समझ लेना। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। एंड व्हाट इज दैट? टेंशन एट एनी एंगल थीटा इज t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। कैसे किया? हमारे पास फॉर्मूला कुछ ऐसा था, बराबर? तो मैंने इसको इधर ले लिया, हाँ यहां पर प्लस चाहिए था, नहीं गलत हो गया सॉरी, यहाँ पे इक्वल टू और यहाँ पे मुझे प्लस लिखना था, बराबर है नहीं? और mg cos थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो इट बिकम्स टेंशन माइनस mg cos थीटा। mg cos थीटा राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट में ना हो तो टेंशन माइनस mg cos थीटा हो जाएगा, और राइट साइड में बचेगा सिर्फ mg स्क्वायर था। यहाँ तक समझा? लेकिन मुझे क्वेश्चन में डाटा क्या दिया था? टेंशन शुड बी इक्वल टू mg, याद है ये बात? चलो क्वेश्चन में एक बार फिर से चलते हैं, बिगनिंग ऑफ द क्वेश्चन में आ जाते। हमें कंडीशन क्या स्पेसिफाई की गई थी कि डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन, यानी कि डिटरमाइन क्या? थीटा, डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द फोर्स ड्यू टू टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वेट ऑफ द स्टोन। तो टेंशन की वैल्यू किसके बराबर दी गई थी? mg के बराबर। समझा क्या बात? गुड। तो अब मेरे को वो थीटा ढूंढना है, mg cos थीटा के अंदर का एक थीटा ढूंढना है, और टेंशन की वैल्यू किसके बराबर ले लेनी है? तो आई सब्स्टिट्यूटेड टेंशन इक्वल्स टू mg, और माइनस mg cos थीटा मैंने ऐसे किस रखा, और दैट इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, अब इसमें से मैं m कॉमन निकाल सकता तो अंदर बच्चा, इनफैक्ट mg कॉमन निकल जाएगा। mg कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा बेटा अंदर में? ये mg into 1 समझेगा 1 माइनस mg निकालेगा cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। अगला स्टेप में क्या हो सकता है बताओ? m कैंसिल होने, आपने एक चीज माफ करी कि जब भी हम वेलोसिटी निकालने जाते हैं वो पहले स्क्वायर में रहता है, मास कैंसिल होता है, और आखिरी स्टेप में स्क्वायर रूट आ जाता है वेलोसिटी लेते हो। अभी आप बार बार आप वही चीज कर रहे हो तो आपको ख्याल में आना कि फिजिक्स एक पर्टिकुलर नियम पे चल रहा है, वो चीज फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पे करते जाओगे वैसे ही चलेगी। ठीक है, ओके। तो आपके पास ये जो r है उसको मैं इधर लेके आ जाऊं तो आई गेट rg into 1 minus cos theta equal to v square। ये r को इधर लेकर आ, तो ये एक्सप्रेशन समझा? हाँ, बढ़िया बात है। इसमें से r into 1 minus cos theta आपको याद आता है कि क्या था? ब्रिलियंट, r into 1 minus cos theta h होता है। ठीक है, शाबाश, ध्यान है मतलब आपका। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिसको हमने यहाँ पे अडैप्ट करना है, दैट्स इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, व्हिच इज वेरी क्लोज टू वर्क एनर्जी थ्योरम। तो मैंने लिया हाफ mv मैक्स स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर
इक्वल टू mgh। ये v किस पोजीशन का है? आर यू श्योर वो बी पोजीशन क्या है? आपको क्या बता दिया गया है कि आपको यहीं पे रहना है जहां पर टेंशन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स? ये कंडीशन पे वर्क करने को बोला कि ऐसे पॉइंट पे बात करने को बोला जहां टेंशन इक्वल टू mg? इस जगह की बात करने को बोला जा रहा है आपको पॉइंट बी के लिए जहां पे टेंशन वाज mg स्क्वायर बाय आर, या पॉइंट पी के लिए जहां टेंशन इक्वल टू mg लेना है? हाँ, नाउ यू गेट द क्वेश्चन करेक्टली। आप पॉइंट पी पे बात कर रहे हैं इस समय, पॉइंट बी की बात नहीं कर रहे। ठीक है, एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? तो डू यू रियली नो कि इस वैल्यू को मैंने वो 8 वाला वैल्यू ले लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मैं पॉइंट बी पर नहीं हूं, मैं पॉइंट पी पर हूं, तो इस एक्सप्रेशन में आ रहा हूं वापस। इसको 8 लेना चाहिए क्या? नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो पॉइंट बी की कैरेक्टरिस्टिक थी, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो अंडर ग्रेविटी होता है हर पॉइंट पे अपनी वेलोसिटी बदलते जाता है, ये तो याद है ना? तभी वो नॉन यूनिफॉर्म बनता है। ठीक है, तो इस बार मैं जो बात कर रहा हूं उसको अच्छे से समझो बच्चों, इस डायग्राम के साथ ज्यादा अच्छे से समझोगे। मैं दो पॉइंट जो कंसीडरेशन मिला वो है पॉइंट ए और पॉइंट पी, एंड नॉट अ पॉइंट बी। पॉइंट बी की बात ही नहीं कर रहा विच वाज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो पॉइंट ए और पॉइंट पी की बात हो रही है, तो यहां की काइनेटिक एनर्जी जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम थी, और यहां की काइनेटिक एनर्जी जहां की वेलोसिटी v ले रहे हैं। v मैक्स नहीं है, v मिनिमम नहीं है, और v हॉरिजॉन्टल पॉइंट का वैल्यू 8 भी नहीं है। तो पॉइंट पी की वेलोसिटी को v बोल रहे हैं। इस पॉइंट और इस पॉइंट के डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी की बराबरी पे ला रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी पे mgh लूंगा बच्चों, तो mgh में का h कितना रहेगा? r इंटू वन माइनस कॉस थीटा। h कितना रहेगा? h इज इक्वल टू r इंटू वन माइनस कॉस थीटा। याद है क्या, ये पूरे ट्रायंगल में खेला था अपन ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस थीटा का। h इक्वल टू r इंटू वन माइनस कॉस थीटा फॉर पॉइंट p। ठीक है, तो आपसे इसने पूछा भी था वो क्या चीज है करके, तो आपने बताया भी, तो और अभी जल्दी से भूल भी गए। एनीवेज, तो दिस इज फॉर पॉइंट ए, दिस इज फॉर पॉइंट पी। ठीक है, एंड दिस इज बिटवीन ए एंड पी। चेंज इन काइनेटिक फ्रॉम पॉइंट ए एंड सॉरी बिटवीन पॉइंट ए एंड पी। सबको क्लियर है क्या लिखा गया है यहाँ पर? फाइन, लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या वी मैक्स की वैल्यू रेडी है? ये हमने निकाला है थोड़ी देर पहले, देखो अपने पास काइनेटिक एनर्जी मैक्स आई थी तो वी मैक्स निकाल लिया था। वी मैक्स मांगा नहीं था, लेकिन निकाला इसलिए क्योंकि मुझे अब यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक, अभी थोड़ी सी आप मेरी मदद करेंगे तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। क्या आपको ये एच की वैल्यू पता है? आपको एच की वैल्यू बिल्कुल पता है, शाबाश। ठीक है, क्या आपको वी स्क्वायर की वैल्यू पता है जो हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी? एम एम कैंसिल किया था, जी कॉमन निकाला था, आर ट्रांसफर किया था, याद है क्या? तो आपको वी स्क्वायर की वैल्यू पता है उस पॉइंट के लिए जहां पे टेंशन इक्वल टू एमजी होता है। उस पॉइंट का नाम पॉइंट पी था। तो उस पॉइंट पी की वेलोसिटी एट पॉइंट पी कितनी आ रही है इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर? वी स्क्वायर इज आरजी इनटू 1 माइनस cos थीटा। ये स्टेप्स याद आ रही है कि क्या किए थे अपन ने? ठीक है, तो बच्चों मुझे ये m कैंसिल करके आएंगे क्या, पहले बता दो जल्दी से। हेल्प मी आउट, कैन आई कैंसिल दिस m? ये हाफ कांस्टेंट है, v मैक्स के वैल्यू मुझे पता है क्या? ये हाफ फिर से कांस्टेंट है। क्या v स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास रेडी है? क्या है v स्क्वायर की वैल्यू? v स्क्वायर की वैल्यू आर जी इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो मेरे पास की अप्रोच क्या हो गई है? m कैंसिल हो चुका है, v मैक्स की वैल्यू में मेरे को 10 की वैल्यू पता है, v स्क्वायर के मुझे मालूम है आर जी इंटू वन माइनस कॉस थीटा, g की वैल्यू 10 है, और h इज आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो क्या इस एक्सप्रेशन के बचे कुछ जितने भी टर्म्स है सबके लिए मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू पता है? सो लेट्स गो फॉर द सब्स्टिट्यूशन बच्चों। अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे
तो वी मैक्स की वैल्यू मुझे मालूम है पॉइंट ए की वैल्यू के बराबर है, पॉइंट ए की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वी स्क्वायर मुझे पता है आर जी इंटू वन माइनस कॉस थीटा, फिर मुझे एच पता है आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा, ये सारी वैल्यूज अपने को पता है। अब ये वैल्यू सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं बच्चों, तो हाफ एम वी ए स्क्वायर इज हाफ एम 10 स्क्वायर माइनस हाफ, अब एम पहले काट दो बाद में काट दो की बात है, एम, ठीक है, ये देखो वी स्क्वायर के लिए क्या करना हूं, हाफ एम वी स्क्वायर था ना बच्चों, तो वी स्क्वायर किसके बराबर है, आर जी इंटू वन माइनस कॉस, हाफ एम वी स्क्वायर के बदले आर जी इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है क्या, फिर एम जी एच, एच कितना है आर इंटू एम जी एच, आप एम पहले कैंसिल कर सकते थे जैसे मैंने बताया, या फिर आप एम को अभी भी कैंसिल कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी इसके बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 10 स्क्वायर इज 100, 100 डिवाइड बाय 2 इज 50 करते आएगा। इस सबको सिंप्लीफाई करना, आर की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है 1.8, जी की वैल्यू 10 है, तो 1.8 इंटू 10 इज 18, आप सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, तो आपके पास क्या मिलेगा 100 बाय 2, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, समझे ना 100 बाय 2 कैसा, 10 स्क्वायर इज 100 बाय 2। ठीक है, इसमें वन माइनस कॉस थीटा, उसमें वन माइनस कॉस थीटा को इकट्ठा लेके जाऊंगा मैं एक साइड में, इसको इधर ले जाऊंगा, क्यों ले जाऊंगा समझ रहे ना, तो ये माइनस से उधर जाके प्लस भी हो जाएगा। तो अब मेरे पास रिमेनिंग वैल्यूज क्या है, तो 100 बाय 2 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करूंगा तो 3 बाय 2 आरजी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, दिस बिकम्स 50, 3 बाय 2 इज 1.5, आर की वैल्यू डालना, जी की वैल्यू डालना, ठीक है, और 1 माइनस कॉस थीटा सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस कॉस थीटा को इधर लाके प्लस कर लेना, तो आपके पास बचेगा -23/27, -23/27। अब बच्चों मैं आपको जो चीज बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, ठीक है, जो बोल रहा हूँ लास्ट स्टेप पे आ गए हम लोग, ध्यान से सुनना। आप यहाँ पे इतना जरूर लिख सकते हैं, आपको थीटा मांगा गया था ना, तो थीटा को रखा और कॉस को उधर फेंक दिया, तो थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ -23/27, थीटा इज माइनस थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ -23/27। यहां तक समझा। अगर आप लॉग बुक्स का सहारा लेते हैं जो आपको साइन कॉस टैन की वैल्यूज देखने में मदद करती है, तो बच्चों वो आपको कॉस 90 डिग्री तक की मदद करती है, साइन 90 डिग्री टैन 90 डिग्री यहां तक की मदद होती है, और फॉर एंगल बिगर देन 90 डिग्री ये वर्कआउट नहीं होता है लॉग बुक, और कैलकुलेटर्स आपको अलाउड नहीं है, तो यू आर नॉट सपोज टू रीच टू दिस आंसर विद द हेल्प ऑफ ए लॉग बुक। समझ में रहा है क्या बोल रहा हूं, तो इट्स बेटर कि आप अपना आंसर यहां रोक देंगे इन द एक्चुअल एग्जाम्स। ठीक है, क्योंकि फॉर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री कॉस का वैल्यू हम लॉग बुक से नहीं देख सकते, तो हमें यही अपने आंसर को रोकना चाहिए, दिस इज माय सजेशन। ठीक है, अब ये बुक्स लोगों ने ये आंसर लेकर आ गए तो पक्का हम लोग कैलकुलेटर के एक्सपर्ट्स है, दे हैव प्रेस्ड द बटन इन द साइंटिफिक कैलकुलेटर एंड रीच टू दिस आंसर। ठीक है, तो मैं इस आंसर में बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूं, बट आप यहां तक पहुंच जाए इसमें मेरा इंटरेस्ट जरूर है। ठीक है, द एंगल एट व्हिच द फोर्स ड्यू टू टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वेट, जो उसका सवाल था वो इतना एंगल है, आप ऐसा लिखने के बदले लिखना वो एंगल है cos इनवर्स ऑफ -23/27। ठीक है, श्योर, ठीक है, तो बच्चों आई होप यू गॉट दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट वेरी वेल। अब इस चैप्टर में बच्चों हमारे पास पढ़ने के लिए एक सर्कुलर मोशन पार्ट था और एक रोटेशनल पार्ट, तो सर्कुलर मोशन वाला पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और रोटेशनल मोशन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसका डिस्कशन हम लोग शुरू करेंगे, बट फ्रॉम द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच। बाय बाय बच्चों।